जय हिंद साथियों। देखिए ये पांचवा प्रैक्टिस सेट है 40 में से। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 134 संख्याओं का औसत बताना है। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। अगर इसमें पूछ लिया जाता है, इसमें मैंने पिछले कुछ प्रैक्टिस सेट में किसी में मैंने इसके फॉर्मूले बताए थे, 4-5 फॉर्मूले बताए थे, उसमें एक बार देख लेंगे। तो इसमें मैंने बताया था कि अगर पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n+1 होता है और बटे में 2। औसत की बात करें तो औसत कितना हो जाएगा? n+1 बटे 2 हो जाएगा। n खत्म हो जाएगा। n क्यों खत्म होता है? क्योंकि हम जितनी संख्याएं होती हैं उतने से भाग करते हैं। यहाँ पर संख्या n है तो यहाँ n से भाग होगी तो n तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर n सम संख्याओं की अगर बात करें, सम संख्याओं का योग की, तो योग हो जाएगा हमारा यहाँ n और n+1। इसी तरह इसका औसत भी n+1 हो जाएगा। n खत्म हो जाएगा, n से भाग करेंगे तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया था। यहाँ पर एक जोड़ देंगे इसमें को। अगर n विषम संख्याओं की बात करें, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि एक बार पिछली बार बता दिया है मैंने इसमें। तो इसका हो जाएगा n स्क्वायर, तो औसत हो जाएगा केवल n, क्योंकि एक n खत्म हो जाएगा। अगर बात करें वर्गों की, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, यहाँ प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल हो जाएगा 1/6 n, n+1 और 2n+1, ठीक है। और घनों की बात कर ले तो यहाँ पर भी अगर इसकी औसत की बात करें तो एक n खत्म हो जाएगा, बाकी ये औसत बचेगा। इसका हो जाएगा n+1 बटे 2 और इसका वर्ग। घनों के योग में वर्ग हो जाएगा यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है। तो ये बताया था मैंने, एक बार मैंने फिर से बता दिया है, ठीक है। तो अब सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में ये दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये संधियन है इसमें, और इसमें बाइकों का उत्पादन दिया हुआ है। यहाँ पर ये बाइकों का उत्पादन दिया हुआ है। तो सवाल में बताना है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन, दिए गए वर्षों में से बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था। तो औसत उत्पादन निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे 30 और 50, 80 और 70, 150, 230, 270, 270, और ये हो जाएगा 330 और 360, 360 ये हो जाएगा, और एक 5 यहाँ पर भी है, 365 हो जाएगा टोटल इनका। टोटल 365 हो गया। टोटल कितने हैं? ये 7 हैं। 7 से काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 7 पंजे 35, और एक बचेगा 7 दूनी 14, यहाँ पर एक बचेगा 7 एकम 7, यानी कि 52.1 आ जाएगा इनका औसत। 52.1 औसत आ जाएगा। तो सवाल में ये बताना है कि कितने ऐसे वर्ष हैं जिनमें उत्पादन इससे अधिक था। तो एक तो है यहाँ पर 2010, 2011 और 2013, यानी कि 3 वर्ष ऐसे थे जिनमें इससे उत्पादन अधिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, ये नाव धारा का सवाल है। यहाँ पर नाव धारा के सवाल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तुरंत लिख लेते हैं TS, US, B और W, ठीक है। समांतर चाल है, ये विपरीत चाल है, ये शांत जल में नाव की चाल है, और ये धारा का वेग है। सवाल में दिया है कि धारा की प्रतिकूल 16 घंटे में 176 की, यानी कि विपरीत चाल जो है वो 16 घंटे में 176 है, यानी कि 16 कम 16 और 16 कम 16, 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। धारा के अनुकूल जो है 5 घंटे में 85, यानी कि 17 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मान सवाल में कुछ भी पूछा, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। इसका मान जो होता है इनके योग का आधा होता है। योग हो जाएगा आधा, तो इनका हो जाएगा 14, बचेगा 28 का आधा। यहाँ पर इसमें घटाएंगे, यहाँ पर बचेगा 6, तो यह आ जाएगा 3 यहाँ पर। सवाल में पूछे शीतल जल में नाव की चाल, शीतल जल में नाव की चाल तो यह है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 14 आ जाएगा इसका। पूछता कि धारा का वेग कितना है, 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला दी हुई है संख्याओं का, तो इसमें योग निकालना। इस तरह का सवाल पिछले सेट में भी था, ठीक है। पिछले सेट में भी सेम सवाल था, तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें दिया हुआ है 11, 103 और प्लस का 1005, और इस तरह से ये बताना है। ये n पदों तक का योग बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 10 + 1 लिख सकते हैं इसको, ये तो उससे आसान है पिछले वाले से। तो 100 + 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम 100 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये n पदों तक है। इसमें और हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये आ जाएगा यहाँ से 10 प्लस का 100 प्लस का ये 1000 है यहाँ पर, ठीक है। 1000 और इस तरह से आगे n पदों तक, ठीक है। इसको भी हम जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 1 + 3 + 5, और ये भी n पदों तक हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है ये कैसी श्रेणी बनी है, ये GP बन गई है, और ये बन गई है समांतर श्रेणी, ठीक है। ये AP बन गई है, ये GP AP बन गई है। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है ARn-1 बटे R-1। इसका क्या होता है 1/2 n 2a
प्लस n-1d। ये मैं लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला मेरी लिखने की आदत है क्योंकि इससे याद हो जाता है, हालांकि उसमें नहीं लिखना है, उसमें तो तुरंत जल्दी जल्दी करना है शॉर्ट में। तो यहाँ पर अब देख लेंगे, यहाँ पर a का मान कितना है 10 आ जाएगा यहाँ पर, और r का मान यहाँ पर कितना है, r का मान भी 10 है, और n पदों तक हमें निकालना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ पर प्लस है यहाँ पर ये। ठीक है, इसका होगा कितना 1/2, n पदों तक हमें निकालना ही है यहाँ पर। और पहली बात तो ये एक यहाँ पर निकालेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1 3, या फिर n का मान तो कितना है, n ही है यहाँ पर, और a का मान कितना है यहाँ पर 1 है, 2 आ जाएगा, n का मान यहाँ पर n-1 और d का मान 2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सर्वांतर जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा 10/9, 10/9, और 10 की पावर n-1, एक तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये नीचे है यहाँ पर, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, ये n-1, n माइनस का 1, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें अगर आंसर मिल रहा है तो हमें 10/9 तो सब में दिया हुआ है, n-1 ये 3 में दिया हुआ है, यानी कि ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। ठीक है, ये बचेंगे, प्लस n² 10/9, ये तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा एक ही बच रहा है यहाँ पर, इसकी निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है हमें, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको निकाले आगे को सोल्व करें इसको, तो 2 हम अंदर ले जाएंगे, तो n बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1 और n-1, इससे कट जाएगा, n² हो जाएगा, तो ये बचेगा 10/9। ठीक है, यहाँ पर n² और आ जाएगा यहाँ पर, तो n² यहाँ पर है भी है, इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जिले की जनसंख्या 3,51,000 है, जिसमें से इतने पुरुष हैं और 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% साक्षर पुरुष हैं तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। इस सवाल में क्या देखेंगे, इस सवाल में ये यहाँ पर 14% साक्षर दिए हुए हैं, टोटल जनसंख्या जो है 14% साक्षर है, और पुरुष यहाँ पर 14% साक्षर है, तो महिलाएं भी 14% ही साक्षर होंगी। पहली बात तो ये, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे होता है मैं करके बता रहा हूँ, रट्टा भी नहीं मारना है हर जगह। ठीक है, हर जगह रट्टा मारो तो हमें पता भी होना चाहिए आया कैसे है ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो कैसे आया है। एक जिले की जनसंख्या 3,51,000, मान लो जनसंख्या जो है, जनसंख्या में मेल जो है कितने हैं, 164 है। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं, 0 हम इतने मान लेते हैं, और फीमेल जो है, फीमेल कितनी हो जाएंगी, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 187, 781, इतना ही आएगा, 187 आ जाएगा, 7 4 11 और 8 6 14 1 15। ठीक है, इतना आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे ये, टोटल 351। ठीक है, टोटल 351 है। सवाल में यहाँ पर दिया हुआ था 14% में जनसंख्या साक्षर, जनसंख्या जो है 14% है, 351 का 14% ये जनसंख्या साक्षर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेल जो है वो 14% है साक्षर। ठीक है, गुणा 14% ये साक्षर है, तो फीमेल कितनी बचेंगी साक्षर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 14% तो ऑलरेडी यहाँ पर कॉमन है, 14% ऑलरेडी अगर कॉमन है यहाँ पर, तो 14% हम अलग कॉमन ले लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 187 बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 187 गुणा 14%। यहाँ पर जो आएगा वो 187 गुणा 14% आ जाएगा, 187 गुणा 14%। तो यहाँ पर 187 तो फीमेल ऑलरेडी थी, तो 187 का 14% तो यहाँ आ ही रहा है, ये इस तरह से आता है यहाँ पर ये, तो 14% आ जाएगा, 14% ही होगा। एलिगेशन लगा कर देख लेंगे, एलिगेशन में भी यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, टैंक में रिसाव के कारण। ये मैंने इसलिए तरीका इसलिए बता दिया ये करने का, ताकि अगर मान लें 14% ना हो कि कुछ और हो, तो हम कम से कम इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर रिसाव के कारण टैंक को भरने में 5 सही 1/4 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि एक पंप है ए, ये भरता है 3 घंटे में, और एक रिसाव के कारण ये a प्लस बी, तो रिसाव का जो है बी जो रिसाव वाला है, तो ये भरा जाता है 5 चौक 20 और 21/4 घंटे में। यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे, 21 का और 3 का 21 ही आएगा, 3 से 21 आ जाएगा, 21 से 21 कटेगा तो ये आ जाएगा 4 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब आगे बोला है कि अगर टैंक खाली कब हो जाएगा, अगर वो पूरा भरा हुआ है, तो कुल मिला के ये इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर टैंक कितना भरा हुआ है, 21 लीटर भरा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। भरा जा रहा है, ए कितना भरता है, 7 भरता है, और ए प्लस बी मिलकर 4 भरते हैं, यानी कि कुल मिला के हमें ऐसा लग रहा है अगर ए भरता है ये, तो बी जो है 3 यूनिट खाली कर रहा होगा, तभी तो ये दोनों 4 भर रहे हैं। ठीक है, ये 3 यूनिट खाली कर रहा होगा, तो बी की जो इफिशियंसी है खाली करने की वो 3 यूनिट है। ठीक है, बी खाली करने वाला है, तो खाली कितने हो जाएगा बटे 3 करेंगे, 3 से 21 आ जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे बी आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये रुपये दिए हुए हैं यहाँ पर और 3 व्यक्तियों में इसमें इस अनुपात में बांटा जाता है। बांटने में सबसे बड़े हिस्से में और सबसे छोटे हिस्से में अंतर बताना है। सबसे छोटे में अंतर बताना, तो यहाँ से इसको काटेंगे वैसे, तो ये आ जाएगा 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12 और यहाँ पर आ जाएगा 1। सबसे बड़ा यह है, सबसे छोटा यह है, इनमें अंतर कितना है 8 का। टोटल कितने हैं 9 6 15 1 16। 16 का मान जो दिया हुआ है वो 658 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 8 का मान निकालेंगे। 8 का मान कितना होगा 8/16 आ जाएगा यहाँ पर। 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 9 18, 329 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ 331 और 345 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों में से इन दोनों सहित कितनी है। इन दोनों सहित कितनी है ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 331 को और 345 तो है नहीं, ठीक है। 331 को हमने जब जांचा तो 331 जो है अभाज्य संख्या है। इसके बाद की संख्या देखेंगे, 332 भी नहीं होगी, 333 भी नहीं होगी, 334 भी नहीं होगी, 335 भी नहीं होगी, 336 भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि ये 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से 5 से 2 से, ठीक है, 3 से भी कट रहा है। इस तरह से नहीं, 337 हमने जांचा, 337 नहीं होगी, 338 होगी, 339 होगी, 340 होगी, 41 भी होगी। 41 किससे कट रही है, ये 11 से कट रही है, 11 33 11 से कट जाएगी, 342 43 44 ये सब है, यानी कि केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं 331 और 337 जो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जांचना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, रानी और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3-4 है। 3 वर्ष के बाद इनका अनुपात 4-5 हो जाएगा, तो 24 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। इसको करने के मैंने 2 तरीके बताए थे, मैं एक तरीका बस बता रहा हूँ यहाँ पर। अब रानी और रोहन, ये रानी है और ये रोहन है, ठीक है। यहाँ पर इसमें दिया हुआ है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 है। वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान को 0 लिख देंगे। इसमें 3 वर्ष के बाद अनुपात 4-5 हो जाएगा, 4-5 हो जाएगा, कितना 3 वर्ष के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना कितना घट रहा है, कितना घट रहा है 1 घट रहा है, तो 1 का मान इस 3 के बराबर है। ये 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का मान 3 के बराबर है, तो इनकी वर्तमान आयु जो होगी वो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 हो जाएगी वर्तमान आयु इनकी। ठीक है, वर्तमान आयु की सवाल पूछा है 24 वर्ष के बाद। 24 और जोड़ देंगे इसमें दोनों में, 24 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 33 और ये हो जाएगा 36, तो 11 और आ जाएगा यहाँ पर 12, 11-12 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। एक इसका बेसिक तरीके से ये आसान पड़ता है वैसे, ये ऐसा नहीं है कि सवाल बहुत भारी है, इसको ट्रिक लगाने की आवश्यकता है। इसमें ट्रिक लगाने की आवश्यकता है नहीं इसमें। रानी और रोहन की वर्तमान आयु 3x और बटे 4x मान लेंगे और बोला इसमें कि 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, दोनों में 3 जोड़ेंगे तो इसका अनुपात 4-5 हो जाता। तो ये भी बहुत आसान है, 5 तिया 15x, 5 तिया 15, 4 चौक 16x और 4 तिया 12। ये इधर हट जाएगा, इधर आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 3, ऊपर कर लेंगे 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये यानी कि ये इनकी वर्तमान आयु हो गई। बोला कि 24 वर्ष के बाद 24 और जोड़ देंगे। अब कितना आ गया था ये आ जाएगा 33/36। ठीक है, तो इस तरह से भी करने में बहुत आसानी है। तो हम देखते हैं कि इसका बेसिक तरीका भी भारी नहीं है, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो बेसिक से दिक्कत करते हैं, इसलिए पता होना चाहिए हमें ट्रिक का भी। अगला सवाल है इसमें कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का ये निम्नलिखित दिया हुआ है यहाँ पर, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें भी बस लॉजिक ही है। लॉजिक क्या है यहाँ पर, 6-18 माइनस का 18 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसकी भाग करनी पड़ेगी, भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लिख लेते हैं इसको एक बार। इसको माइनस का 9 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 60, ये भाग आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 10 आ जाएगा और प्लस का यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 18 यहाँ पर 6-18। अब यहाँ पर देखेंगे इस 10 को जब यहाँ पर लाएंगे तो माइनस का 9 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का, उसको यहाँ लाएंगे तो दक्षिण 60 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कटेगा तो ये 6 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और माइनस का 18 इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा और ये माइनस का 18, तो माइनस का 33 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें संख्याएं का योगफल दिया हुआ है, इनका संख्याओं का योगफल है, पूछा है कि इसका एलसीएम दिया हुआ है। इसमें एलसीएम कितना है 815 का। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं, मान लेते हैं संख्या है वो a प्लस b, इनका संख्या का योग कितना है 57 है। इनका एलसीएम है 812, यानी कि 812 जो है एलसीएम है, तो 812 किसी न किसी संख्या का गुणज होगा जरूर। ठीक है, गुणज होगा तो किस किस का गुणज है, ऐसे गुणज देखेंगे 812 के 2 ऐसे गुणज देखेंगे जो सहभाज्य हों, सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर हो, एक दूसरे से ना कटते हों। ठीक है, तो अगर इसमें ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में तो लगभग सभी ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो ये सहभाज्य हैं। इन दोनों में से लग रहा है ये सहभाज्य हैं, इसमें सहभाज्य, ये तो है नहीं सहभाज्य इसमें, तो इसमें से या तो डी होगा या सी होगा। अगर यहाँ से भी अंदाजा लगाया जाए तो इसका आ जाएगा 7
3 2 5 यानी कि दोनों के योग जो हैं इनके 57 हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम यहाँ देखेंगे तो इनमें से देखेंगे क्या इनका जो लघुत्तम समापवर्तक है वो 812 है। अगर इसकी गुणा करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा और 9 8 72। तो ऑप्शन नंबर डी तो इस तरह से हम यहाँ लगा देंगे आसानी से। लेकिन हम अगर क्वेश्चन में इस तरह से नहीं है ऑप्शन में, तो हमें तरीका भी आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसको, 812 है तो 812 के हम फैक्टर देखेंगे कैसे निकालेंगे 812 के फैक्टर। ठीक है, सोचना भी नहीं है, करना है हमें। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ जाएगा। यहाँ से अब किस चीज़ से कट रहा है, ये कट रहा है हमारा यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 नम 63, यानी कि इतना कट गया हमारे पास। यानी कि अब आगे वो नहीं कटेगा, तो 2 दूनी 4, 4 से 28, यानी कि ये 28 हो गया, ये 29 हो गया। तो हमारे जो फैक्टर है वो 29 और 28 है। ठीक है, इस तरह से सोच के रखना है। ठीक है, ये नहीं कि बस सोचते रह जाओ या ऐसे ही देखते रहो, ऐसा भी नहीं करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर निकालते कैसे हैं। तो फैक्टर इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, तो 29 और 28 इसके दो फैक्टर हैं जो सहभाज्य हैं, और हमारा ऑप्शन डी भी आ गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर ये कि दो स्थान है B1 और B2 एक दूसरे से 500 किमी दूर। सोनित रोबिन एक समय पर ये चलते हैं। अगर इस सवाल मैंने देखा था, तो इस सवाल को अगर हम करने बैठे तो ये बहुत समय ले जाएगा और 2 3 4 समीकरण इसमें बनेगी। लेकिन अगर हमारे पास बाद में समय बचता है, सभी क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे ठीक हो गया और लास्ट में एक क्वेश्चन हमारा बचता है, तो ऐसे तुक्का नहीं मानना है, कोशिश करनी है। कोशिश कैसे करेंगे, अगर ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं तो पहले हम देखो इसको लगा कर रखते हैं एक बार। इसमें दिया हुआ है कि B1 और B2, यहाँ से इसकी दूरी 500 किमी की है, यहाँ से इसकी दूरी 500 किमी की है। यहाँ से सोनित और रोबिन एक ही दिशा में चलते हैं और साथ में दिया हुआ है कि बी पर पहुंचने के बाद ये वापस आ जाते हैं दोनों। सोनित की चाल जो है रोबिन से अधिक है, सोनित की चाल अधिक है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ सोनित यहाँ जाएगा और वापस आएगा। सोनित जा रहा है इधर को और वापस आता, तो वापस आते हुए रोबिन से मिलेगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं रोबिन से मिलेगा। मान लो रोबिन से यहाँ मिला, क्योंकि रोबिन की चाल अधिक है तो वो रोबिन की चाल कम है, तो रोबिन कम गति से जा रहा है, ये यहाँ पहुँच पहले इससे वापस आने लगेगा। तो मान लेते हैं वो यहाँ पर मिलता है। इतनी चीज़ हमने देख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 6 घंटे का समय भी है, यानी कि दोनों के 6 घंटे में, यानी कि जितनी दूरी चली है वो 6 घंटे में चली है इन्होंने। वे हमें पता नहीं कितनी दूरी तय की है। पहला कथन इसमें दिया हुआ है ये वाला, इसमें दिया है कि सोनित द्वारा तय की गई दूरी 600 किमी है। अगर हम इसकी दूरी को 600 किमी मान लें, हम ऑप्शन से ले रहे हैं, ठीक है, इसको करने बैठे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर इसकी हम 600 किमी मान लें सोनित द्वारा तय की गई दूरी को, तो सोनित ने 500 तो यहाँ तय की होगी, तो 100 यहाँ तय की होगी। जब ये मिले हैं, मिलने से पहले इन्होंने 600 किमी दूरी तय की होगी, यही बात इसमें पूछी है। इसने सोनित ने 600 किमी की दूरी तय की, यानी कि सोनित यहाँ से आया, यहाँ 100 किमी चला होगा, 500 ये और 100 ये। ठीक है, तो रोबिन कितना चला होगा, रोबिन चला होगा यहाँ पर 400। ठीक है, रोबिन 400 चला होगा, तो इनके जो स्पीड डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सोनित का और रोबिन का। तो सोनित का आ जाएगा यहाँ पर 600, यानी कि 6 का और 4 का, यानी कि 2 3 और 2 का आ जाएगा यहाँ पर। 3 और 2 का इनका रेशियो आ जाएगा, दोनों का 3 और 2 का रेशियो यहाँ पर आ गया। अगर टाइम बराबर है, दोनों को टाइम बराबर लग रहा, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो यही सेम रेशियो हो जाएगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो भी सेम हो जाएगा, टाइम बराबर है तो। अब इसमें 3 और 2 का रेशियो यहाँ पर आ गया है। इसमें बोला है कि इसकी चाल जो है इससे अधिक है, कितनी अधिक है, 80 अधिक है। ठीक है, एक का मान 80 है, तो इसकी किसी एक की चाल ले लेंगे हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि दोनों को 6 घंटे लग रहे हैं। तो यहाँ पर 3 अट्टे 24, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल किसकी आ गई, सोनित की आ गई। अगर वो सवाल के अनुसार अगर 600 किलोमीटर चला है, तो उसकी चाल सोनित की 240 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। तो क्या 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, तो क्या 600 किमी की, वो 600 किमी चला है ना ये, तो क्या 600 किमी की दूरी ने 240 6 घंटे में तय की है। इससे काटेंगे तो 30/12 आएगा, और 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, यानी कि केवल इन्हें 2.5 घंटे में तय कर लिया है। तो ये एक चीज़ गलत हो जाएगी कि सोनित ने 600 नहीं चली। अगर 600 किमी चला हुआ होता तो वो यहाँ पर 6 घंटे में तय कर लेता। हालांकि इसको ऑप्शन भी अगर देखें तो ऑप्शन से करने में भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये चीज़ें पता होनी हमें ज़रूर चाहिए। मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास समय बच रहा है तब इन क्वेश्चनों को करेंगे। अब ये हमारा पहला तो हमारा गलत हो गया कि कथन तो गलत हो जाएगा। अब हम अगर देखते हैं दूसरे कथन की ओर, दूसरा कथन क्या दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है कि क्या रोबिन की चाल 120/3 यानी कि 40 किमी है, क्या इसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की है। अगर रोबिन की चाल इतनी हुई तो सोनित की कितनी हो जाएगी, सोनित की चाल यहाँ पर दी हुई थी, सोनित की चाल रोबिन से 80 किलोमीटर अधिक है, तो ये 120 हो जाएगी यहाँ पर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इनकी चाल आ गई, इनके बीच की दूरी यहाँ पर, ये दोनों 500 किमी दूरी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, 500 किलोमीटर की दूरी की तरफ जा रहे हैं, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में 500 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए
उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या वो 6 घंटे में कितना दूरी चले होंगे। यहाँ पर इसको हम भाग करें यहाँ पर, तो यहाँ पर किमी प्रति घंटा है, ठीक है। तो क्या इतनी दूरी जब ये मिले होंगे तो क्या 6 घंटे मिले होंगे, तो यहाँ पर 8 छंग 48, 48/8 आ जाएगा, यानी कि 6 सही 1/4 घंटे, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा में मिल रहे हैं वो जब मिले होंगे। तो ये बात भी गलत हो गई कि वो 6 घंटे से ज़्यादा चलेंगे अगर उसकी चाल इस तरह से हो। तो इस सवालों को मिला के इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया करने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ मैंने इसको बताया है, ठीक है। दोनों ये हमारे कथन हुए तो दोनों कथन गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न तो एक कथन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, न तो कथन 1 और न ही 2 सही है, ठीक है। इस तरह से सवाल को कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन मैं तो ये सलाह दूंगा इस तरह के सवालों को स्किप करने की कोशिश करेंगे पहले, बाद में अगर समय बचता है तो करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की 5 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य आपस में बराबर है, यानी कि 5 वस्तुएं हैं, सभी को 100 रुपये में खरीदा गया है, ऐसा मान लेते हैं। सभी का क्रय मूल्य 100 है, बराबर है सबका, इस सवाल में पहले ही बोल दिया है। करने के 2 से 3 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका सबसे अच्छा है। इसके बाद उसने बोला कि इसमें से पहली वस्तु को बेच देता है वो कितना, 110 रुपये में 10% के लाभ पर, दूसरी को 105 रुपये में, और इसी तरह से आगे को भी 115 रुपये में बेच देगा 15% लाभ पर, और 20% की हानि पर 80 रुपये में बेचेगा, और फिर 10% लाभ पर 110 रुपये में बेच देगा। यहाँ पर टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी हो जाएगा यहाँ पर 500 रुपये, ये टोटल सीपी आ जाएगा। टोटल एसपी पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 100, 800, 200, 300, 400, ठीक है। 4 से ये हुआ, यहाँ पर 80 है, 1 10 हिस्से ले लेंगे, 1 10 हिस्से ले लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर 500, 15 और 5 20, 520 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जोड़ लेंगे, जोड़ने के भी कई तरीके हैं, किसी तरफ से जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो लाभ हुआ इसे 20 रुपये का लाभ हो रहा है, और लाभ किस पे होता है, सीपी पे होता है, सीपी है 500 रुपये और गुणा 100, ये आ जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 4% का इसे लाभ है ओवरऑल। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 7 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 40 वर्ष अधिक है। पहली कंडीशन तो इसमें ये दी हुई है कि एक पी है और एक क्यू है, इनकी कुछ वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु मान लेंगे इसकी ए है और इसकी बी है। पहली कंडीशन में बोला है कि पी की वर्तमान आयु का 7 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 40 वर्ष अधिक है, ठीक है, 40 वर्ष अधिक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, इसको हम 7a माइनस का बी बराबर 40 लिख सकते हैं, आ जाएगा, पहली समीकरण बन जाएगी। दूसरी समीकरण हम बनाएंगे, इसमें दे रखा है अगला कि 8 वर्ष के बाद, उस समय यानी कि 8 वर्ष के बाद की क्यू की आयु का 6 गुना, यानी कि क्यू की आयु का 6 गुना पी की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष अधिक है, पी की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष अधिक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। 24 वर्ष कम है, सॉरी इसमें कम दिया हुआ है, अधिक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कम दिया हुआ है, तो 24 वर्ष कम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी समीकरण हमारे पास क्या बन जाएगी, 6a, यानी कि 6a यहाँ से कोमा ले लेंगे, 6 कोमा लेंगे, समय से 6 खत्म हो जाएगा, इसको लिख देंगे a माइनस का b बराबर 6 चौक 24 4, आ जाएगा समीकरण नंबर 2। डायरेक्टली लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, इसमें से इसको घटा लेंगे, पहली में समीकरण दूसरी समीकरण को, जब दूसरी को घटाएंगे तो 20 से 20 तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये b खत्म हो जाएगा, 7a में से 1 a जाएगा तो 6a बचेगा, और यहाँ से 40 में से 4 जाएगा 42 बचेगा, तो ए का मान आ जाएगा यहाँ पर 7, 7 छंग 6 सत्ते 42, ए का मान 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 2 में रख देंगे तो इसका बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 3, बी का मान 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये बात अब छोटी सी बात है कि अगर हम यहाँ ए की जगह 7 रखेंगे तो 7 को इधर लेकर जाएंगे, 4 में से 7 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, लेकिन माइनस का बी ये भी तो है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बी का मान आ जाएगा यहाँ पर 3। सवाल में क्या बोला है कि क्यू की वर्तमान आयु, तो क्यू की वर्तमान आयु क्या है, बी है, क्यू की वर्तमान आयु जो है वो बी है, तो ये आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अब इसका एक ट्रिक भी है करने की, लेकिन अगर ट्रिक से करेंगे फिर इसी तरह ये सवाल ऐसे होते हैं एज वाले, ये किसी भी तरह से घुमा देते हैं इन सवालों को, तो हम इतना ट्रिक को याद रखेंगे, इससे हमारा ये तरीका सबसे आसान है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है कि किसी भी तरह से अगर सवाल को घुमा दे, सवाल हमारा आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल है कि किसी धनराशि पर एकल छूट, यानी कि एक धनराशि और उस पर एकल छूट है 10%, 20% और 28% की, तो किस एकल छूट के बराबर है। तो इस सवाल को हम कर लेंगे सक्सेसिव से, ठीक है। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है फ्रैक्शन वाला, लेकिन यहाँ हम सक्सेसिव से करेंगे।
सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, पहले 10 का और 20 का लगाएंगे। 10 का और 20 का सक्सेसिव 28 होता है। तो कैसे होगा, माइनस का 10 माइनस का 20 माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर 20 गुणा 10 बटे ये आ जाएगा यहाँ पर 100। ये होता है सक्सेसिव। इसका सक्सेसिव यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 यहाँ पर होता है ये, ठीक है, ये सक्सेसिव होता है। लेकिन यहाँ पर ये छूट है तो यहाँ माइनस में आएंगे ये, ठीक है। तो इस तरह से सक्सेसिव निकालते हैं यहाँ पर हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 200 हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम जो करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में आएगा, माइनस का 30 और यहाँ से घटाएंगे तो माइनस का 28, यानी कि 28% जो है इसकी सक्सेसिव हो जाएगा 10 का और 20 का। 10 की और 20 की एकल छूट 28 हो जाएगी। अब 28 का और इस वाली 28 का निकालेंगे, दो बार निकालना पड़ने का मैं, तो इस 28 का निकालेंगे। जब 28 का निकालेंगे कितना आ जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 28 दूनी 56, माइनस का 56 आएगा और प्लस का 28 का वर्ग। 28 का वर्ग करेंगे क्योंकि 28 की गुणा होगी, जब 28 का वर्ग करेंगे तो 28 का वर्ग आ जाएगा 784, और 784 के बटे में 100 भी है तो पॉइंट लेगा यहाँ पर, यानी कि 7.84 आ जाएगा यहाँ पर। और जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का हम रखेंगे ना 48.16% हो जाएगा। माइनस का चिन्ह जो है ये दर्शा रहा है कि छूट है, ठीक है। तो 48.16 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज ABCD है। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ये चतुर्भुज है यहाँ पर, इसमें ए है, A B C और D, ये चतुर्भुज हो गया यहाँ पर। इसकी बजाय है यहाँ पर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका एरिया, जो एरिया दिया हुआ है इसका तो 299 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि शीर्ष BD है, एक शीर्ष यह है B और एक यह है D, इस पर विकर्ण AC, ये एक AC है इसका विकर्ण यहाँ पर, इस पर डाले गए लंब, एक लंब यहाँ से डाला गया है और एक लंब एक लंब यहाँ पर डाला गया है और एक लंब ये यहाँ पर डाला गया है। इनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं, इसकी 11 सेंटीमीटर है और इसकी 12 सेंटीमीटर है, इनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं। अब आगे हम क्या देखेंगे, इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर AC की लंबाई बतानी है, AC की दोनों की लंबाई आएगी, AC की लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होता है इस वाले चतुर्भुज का, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण और गुणा दोनों लंबों की लंबाई, यानी कि इस पर विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई का योग, यानी कि 11 + 12 हो जाएगा, यानी कि लंबों की लंबाई का योग। मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ यहाँ पर L1 और L2 ये लंबा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से फॉर्मूला होता है। बनता कैसे है ये, किस तरह से बनता है, यहाँ पर देख रहा होगा आपको कि यहाँ पर दो त्रिभुज बनने हैं, ये ABC और ADC, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर। जब हम इसको अलग अलग इनका त्रिभुजों का योग निकालेंगे, यहाँ पर त्रिभुज का योग क्या होता है, 1/2 लंब, 1/2 लंब गुण आधार, ये तो होता है। लंब कितना है इसका 11 है, ठीक है, लंब कितना है 11 और आधार कितना है, आधार है यहाँ पर AC, यानी कि AC की लंबाई हमें दी भी नहीं है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज जो है इसका हम अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2, यानी कि लंब है इसका 12 और आधार इसका भी AC है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 और AC तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि विकर्ण जो है ये तो कॉमन आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे, गुणा 11 + 12। तो यही फॉर्मूला बन रहा था, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला बन रहा था और वैसे ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब क्या करेंगे, 1/2 AC का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हमें AC का मान यहाँ पर निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ है 299 क्षेत्रफल दिया हुआ है। 2 इधर आ जाएगा गुणा में यहाँ पर, और AC का मान आ जाएगा 299 गुणा 2/11 और 12 हो जाएंगे 23। 23 से काटेंगे इसको, 23 ही कम 23 और 23 या 69, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका AC का मान। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए इसका। इस तरह से करेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यवसाय शुरू करते हैं M 3 महीने के लिए और M 3 महीने के लिए N के निवेश से 70,000 रुपये अधिक निवेश करता है। N 5 महीने के लिए निवेश करता है, यानी कि यहाँ पर एक M है और एक N है। M जो करता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक तो रुपए होते हैं, टाइम होता है और प्रॉफिट होता है इस चैप्टर में। यहीं से हम सवाल निकालते हैं। रुपए हमें पता नहीं कितने कितने लगाए, टाइम का हमें पता है, तो टाइम लगाया है M ने 3 महीने के लिए और N ने जो लगाया है वो लगाया है 5 महीने के लिए अपने रुपए को। यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, इनका टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पर 4896 रुपये, 4896 रुपये टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें बोला है कि M का हिस्सा N के हिस्से से 228 रुपये अधिक है, तो यहाँ पर एक समीकरण बनेगी। तो हम देख लेंगे, अगर मान लेंगे यहाँ पर अगर N ने जो है x रुपये लगाए हैं तो M ने जो लगाए हैं वो x + 288 रुपये लगाए होंगे।
ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे 2x का मान जो आ जाएगा, 2x का मान आ जाएगा यहाँ पर 4896 माइनस 288, 4896 माइनस 288, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 माइनस का 144। ये पहले भी कर सकते थे हम, तो यहाँ से हम काटेंगे, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 4 0, यानी कि 2304 बचेगा यहाँ पर। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x का मान है वो 2304 रुपये है, यानी कि n का जो मान है वो 2304 रुपये है। 2304 रुपये का प्रॉफिट किसका है? वो n का है, 2304 रुपये का प्रॉफिट। सवाल में बोला है कि m का हिस्सा, m का जो हिस्सा है वो n के हिस्से से 288 रुपये दी है। 288 और जोड़ेंगे इसमें को, 288 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 8 8 और 1 9 आ जाएगा यहाँ पर, 2 और 3 5, यानी कि 2592 रुपये यहाँ पर किसका आ जाएगा हिस्सा? ये m का हिस्सा आ जाएगा 2592 रुपये। है कि यहाँ पर 2592 रुपये तो आ गए m का, और n के आ गए 2304 रुपये प्रॉफिट के। यहाँ से हम इसका अगर रेशियो लें 2592 और 2304 रुपये का, तो इनका रेशियो क्या आ सकता है? 2304 रुपये का है। तो 4 से काटेंगे इसको, 4 छंग 24 और 4 तिया 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, ये कट जाएगा यहाँ से, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 4 छंग 24, 576 और काटेंगे इसको यहाँ से, इसको काटेंगे यहाँ पर हम 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16 यहाँ पर आ जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यहाँ से कट जाएगा ये 72 आ गया यहाँ पर। ये 9 9 81 और 9 अट्ठे 72, यानी कि 9 8 का इसका रेशियो है यहाँ पर। इसका रेशियो निकाला है हमने यहाँ पर, तो ये 9 और 8 का रेशियो है, ये 9 का और ये 8 का, ठीक है, ये 9 8 का रेशियो है। तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो टाइम के और रुपए के अनुक्रम के अनुपाती होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती होता है। अगर अनुक्रमानुपाती होगा तो 8 या 24, तो 24 को यहाँ ना रख करके हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, और 9 पंजे 45, 45 को रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ आ गई। सवाल में बोल रहा था कि इसका अब हमारे पास ये एक यूनिट आ गई इसके रुपए की, इनके एम के और एन के जो इन्होंने निवेश किया था उसकी एक हमारे पास यूनिट आ गई। यहाँ पर 45 रुपये एम ने निवेश किए हैं, 24 रुपये एन ने निवेश किए हैं। सवाल में बोला कि 70,000 रुपये अधिक निवेश किया है इसने इससे, तो कितने रुपये अधिक निवेश किए हैं? यहाँ पर इसने 21 रुपये अधिक निवेश किए हैं सवाल के इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हम कर रहे हैं। तो 21 का मान जो है वो 70,000 के बराबर है। 21 का मान 70,000 के बराबर सवाल में पूछा है कि एम के द्वारा निवेशित पूंजी, तो एम के द्वारा निवेशित पूंजी 45 रुपये है, तो 45 का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। 45 बटे 21 आ जाएगा, काट लेंगे इसको, 7 या 21 और 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 15 और आ जाएगा 1,50,000 रुपये, यानी कि एम ने जो निवेश किया है वो 1,50,000 रुपये निवेश किया है यहाँ पर। तो इस तरह से इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, अगले सवाल में दिया हुआ है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 लाख रुपए की राशि पर 4% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो आर का मान जो हो जाएगा तो वो 2% हो जाएगा आर का मान, और टी का मान यहाँ पर, टी का मान डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 साल का, ठीक है, 3 साल का हो जाएगा। करने के बहुत तरीके, मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं करता हूँ इसको रेशियो से। 3 साल का रेशियो कितना होता है? 3 3 1 का इसका रेशियो होता है 3 साल का। सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी आसान है, लेकिन उसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन इससे ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पर 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए हैं, दर कितनी है? 2%। 2% का मतलब होता है 1/50। 1/50 है, 50 से इसको काटेंगे, यहाँ से 5 कट जाएगा तो ये बढ़ जाएगा यहाँ पर 5 चौक 20, यानी कि 4,000 रुपये बचेगा यहाँ पर। 4,000 की हम पहले रेशियो से गुणा करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 3 चौक 12,000 रुपये, ठीक है। फिर से काटेंगे इससे यहाँ पर, इस वाले को ये फिर से काटेंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा 5 अट्ठे 40, यानी कि 80। फिर 80 से फिर 3 की फिर से गुणा करेंगे इस वाले रेशियो की, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8 या 24, 240। इसकी फिर से काटेंगे इसको यहाँ पर, ठीक है, तो आ जाएगा 8/5 यहाँ पर, इस बार 8/5 आएगा, और यहाँ पर इस वाले से गुणा होगी, गुणा आ जाएगा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे, तो ये पॉइंट में आएगा, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 आ जाएगा, और 5 छः 30, 1.6 आएगा यहाँ पर ये, ठीक है, 1.6 1 से गुणा होगी। तो अब इसको तीनों को जोड़ देंगे, इनको तीनों को जोड़ेंगे तो 12,241.6 आ जाएगा यहाँ पर, 12,241.6 रुपये आएगा। यहाँ पर हमें सिर्फ कम कैलकुलेशन करनी पड़ी है, सक्सेसिव में जो है बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है लास्ट में जाके।
तो 12,241.6 कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से कर लेंगे इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पेज पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 पुरुष हैं किसी कार्य को 16 दिन में, और जबकि 2 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यानी कि 5 यहाँ पर 5 मेल हैं जो कि 16 दिनों में काम पूरा करते हैं इसी काम को, यानी कि एक टोटल काम है ये, और इसी टोटल काम को 2 महिलाएं कितने दिन में? 20 दिन में पूरा करती हैं। तो यहाँ से मेल की और फीमेल की एफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं। 5 से इसको काटेंगे, 5 चौक 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। यानी कि एम की जो एम गुणा यहाँ पर यह आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एक बार यहाँ से एम की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और वुमेन की जो आएगी ये अपोजिट हो जाएगी। मेरे को थोड़ा सा एम की जो आएगी, तो एम की एफिशिएंसी ये है और वुमेन्स की ये है, यानी कि एम की एफिशिएंसी 1 है और वुमेन की एफिशिएंसी 2 है। अब इसमें बोला है कि पूछा है कि 4 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिन में करेंगे। तो काम टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर रख दो, या एम का मान या डब्ल्यू का मान यहाँ पर रख दो, हमारा टोटल काम निकल आएगा। तो एम का मान हमने यहाँ रख दिया, 5 ही कम 5 आ जाएगा, और 16 पंजे 80, यानी कि टोटल काम तो हमारे पास 80 है। 80 यूनिट टोटल काम है। हमें किससे कराना है? 2 पुरुषों से कराना है। 2 पुरुषों से कराएंगे तो यहाँ पर 2, और 4 महिलाओं से कराएंगे तो 4 यहाँ पर आएगा, यानी कि 2 ही कम 2 और 4 दूनी 8, यानी कि 80 काम को टोटल हम 10 यूनिट से करेंगे तो हमारा काम 8 दिन में हो जाएगा, 8 डेज में। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अब ये सवाल है यहाँ पर, इस तरह से अगर दिया हुआ होता है तो इसकी कोई ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, इसमें सबको पता है कि अगर प्लस का निशान है, पहली बात तो इसकी 20 है यहाँ पर, तो 20 को हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो को प्राइम नंबर हो, यानी कि एक तो 4 और 5 है यहाँ पर, ठीक है, 4 5 है। अब इसमें से दोनों का अंतर भी 1 होना चाहिए, ठीक है, दोनों का अंतर 1 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 100 होना चाहिए अगर बड़ी संख्या है तो। वो इस तरह से ये भी इसमें नियम फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर माइनस का निशान है तो 4 आंसर आ जाएगा, और अगर यहाँ पर प्लस का निशान होता तो 5 आंसर आ जाता। तो यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान है तो छोटी संख्या होगी। अगला सवाल यह है कि दूध और जल के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा के आयतन का 4/5 है। 5 लीटर मिश्रण में 1 लीटर दूध मिलाने के बाद मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर जो आयतन का 4/5 दिया हुआ है किसका? दूध की मात्रा है, यानी कि अगर हम टोटल 5 मान लें तो जो मिल्क है, तो मिल्क कितना है यहाँ पर? 4 लीटर है। तो यहाँ पर दूध कितना बचेगा, या वाटर कितना बचेगा? वाटर बचेगा 1 लीटर। अब आगे बोला है कि 5 लीटर मिश्रण है, 5 लीटर का मिश्रण है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 1 लीटर दूध मिलाना है, 1 लीटर दूध मिलाना, तो दूध यहाँ पर मिलेगा, पानी हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास ये 5, और पानी हमारा इतना ही रहेगा, और ये हमने यहाँ पर 1 लीटर और मिलाया है मिश्रण में, तो टोटल हमारे पास 6 लीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अब सवाल में बोला है कि जल का प्रतिशत कितना हो, तो जल कितना है? 1 है, और टोटल ये 6 है, यानी कि 1/6 गुणा 100, यानी कि 100/6% आ जाएगा, ठीक है। इसको काटा फीटा नहीं करा है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है 22वां, यदि एक घन का आयतन 121.67 है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये सवाल दिया हुआ है, हमें पता होना चाहिए घन का आयतन कितना होता है। तो घन का आयतन होता है 1/3। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, 6a² होता है, ठीक है। विकर्ण कितना होता है घन का? विकर्ण होता है √3a², ठीक है, ये विकर्ण होता है। तो ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अब इसमें बोला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा, तो हमें पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि घन का आयतन जो है वो 1/3 बराबर 121.67 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें ए का मान निकालना पड़ेगा पहले, यानी कि घन की भुजा कितनी होगी ये निकालना पड़ेगा। तो 121.67 किसका घन है, तो किसका घन होगा ये, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ निकालने का एक, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इतना ही बता रहा हूँ। 121.67, यहाँ पर ये 121.67 कैसे पता करेंगे किसका घन है, तो यहाँ पर देखेंगे वर्ग वाले में क्या करते हैं, जैसे वर्ग वाला देखते हैं, जैसे वर्ग मान लो 2304 है, 2304 किसका वर्ग है, तो यहाँ पर 2 मैंने हिस्से बताए, 2 हिस्से बनाएंगे, और 23 से नीचे वर्ग देखेंगे किसका है, यानी कि 23 से नीचे का वर्ग किसका हो सकता है। तो 4 का देंगे, 4 चौक 16, 5 के पंजे 25, 5 का तो बहुत अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा, और 2 ये या तो 2 का है या 8 का है यहाँ पर, यानी कि जब हम यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 2 के वर्ग में या तो 4 2 के वर्ग में आता है या 8 के वर्ग में आता है 4, यहाँ पर 2 का वर्ग के उसमें आएगा, क्योंकि ये 23 इसके बहुत करीब है, 8 बहुत अधिक हो जाएगा, तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं। तो ये 42 का वर्ग है यहाँ पर एक, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पर दिया हुआ है
131 घन में क्या करते हैं, घन में लास्ट एक 3 का बनाते हैं, एक 3 का बनाएंगे और एक इधर को भी 3 का बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास 5 है। तो अब यहाँ पर ये 12 देखेंगे, 12 किसके घन के पास जा रहा है। अगर हम 3 का घन देखें तो 27 हो रहा है, 2 का घन देखें तो 2 का घन 8 हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पहली संख्या तो 2 आएगी, ठीक है। अगली यहाँ पर, अब यहाँ पर ये देखेंगे लास्ट में 7 है। तो घन में यानी कि 1 से 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन के लास्ट में 7 आता है। तो एक तो आता है यहाँ पर 3 तिया 9 9 27, 3 के में आता है और 7 के में आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत करीब है, 167 यहाँ पर बहुत करीब है इसके, 7 और अधिक हो जाएगा तो यहाँ पर 23 का आएगा। अब यहाँ पर निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है। ये 23 का घन होगा यहाँ पर, यानी कि ए का मान जो आ जाएगा यहाँ पर, ए का मान यहाँ पर 23 आ जाएगा, ठीक है। ए का मान 23 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा इसका, 6a²। तो 6 गुणा a², 23 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग कितना होता है, 23 का वर्ग कितना होगा वो हमें वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, दो संख्याओं की गुणा करेंगे। दो संख्याओं की गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी गुणा करेंगे, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 6, 6 6 12 का 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 1 5, 529 आ जाएगा, ठीक है। हालांकि 23 का वर्ग 529 होता है, सबको पता है, लेकिन घन वर्ग निकालने का तरीका बता रहा हूँ, दो संख्याओं की गुणा करने का यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 529। अब यहाँ पे इसकी हम जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नम 54 आ जाएगा, और 6 दूनी 12 और 5 17 आ जाएगा, और 6 पंजे 30 और 31 आ जाएगा, 31 74 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद और पहला पद ये हैं क्रम से 24 पदों का योगफल बताना है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी की बात कर रखी है, तो एन का मान तो यहाँ पर है 24, ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 315, ए का मान 17वां है 300, 251 दिया हुआ है ए का मान, यानी कि प्रथम पद होता है ए। तो प्रथम पद का मान दिया हुआ है यहाँ पर 251, और यहाँ पर डी का मान हमने निकालना है। तो डी का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान निकालेंगे, 17वां पद इसमें क्या है 315 है, यानी कि ए प्लस 17 का हो जाएगा 16D, ए प्लस 16D बराबर आ जाएगा 315। यहाँ पर 16 कैसे आया, अगर 17वां निकाला 16 आएगा, 15 पूछा है तो 14 आएगा, यानी कि एक कम हो जाएगा यहाँ पर। ए प्लस 16D बराबर 315, ए का मान कितना है 251, तो 16D का मान कितना हो जाएगा, 315 में से 251 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4, और ये बचेगा यहाँ पर 6, यानी कि 64 बचेगा यहाँ पर। डी का मान आ जाएगा 16 चौका 64, 4 आ जाएगा डी का मान यहाँ पर, ठीक है। डी का मान यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारा डी का मान भी यहाँ से आ चुका है, डी का मान भी यहाँ से आ गया है, तो यहाँ पर डी का मान आ गया 4। अब हमारे पास सभी चीज़ें हैं, हम इसका फॉर्मूला लगा देंगे एस एन एन का मान यहाँ पर कितना जो है 24, यानी 24 पदों का योगफल 24/2 2a, ए का मान यहाँ पर 251 है, और प्लस n-1d, एन का मान 24 है तो 23 बचेगा, और डी का मान यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे, 2 खत्म हो जाएगा, और 2 यहाँ पर बचेगा, 23 दूनी 46 आ जाएगा, 24 गुणा 251 प्लस 23 दूनी 46 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 24 और गुणा 251 और 46 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 297 आ जाएगा। 297 की और 24 की गुणा करेंगे, 4 7 28, यानी कि 8 लास्ट में आएगा, सभी के लास्ट में 8 है, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे 297 की और 24 की, तो आ जाएगा 4 7 28, 4 9 36, और 4 दूनी 8 और 3 11, 2 7 14, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो आ जाएगा 8 2 1 और 7 7128 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। तो इस तरह से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट एक वर्ष के दौरान एक शहर में रिलीज हुई फिल्मों के आंकड़ों को दर्शाता है। ये फिल्मों के आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पर, यानी कि अक्टूबर दिसंबर में 190 फिल्में रिलीज हुई हैं, इस तरह से रिलीज हुई हैं। यहाँ पर सवाल में पूछा है कि जनवरी मार्च और जुलाई सितंबर द्वारा बनाया गया संयुक्त कोण, यानी कि पहले हम जनवरी को जुलाई का संयुक्त कोण निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर द्वारा बनाया गया संयुक्त कोण क्या है इसमें से, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, ये टोटल कितने हैं, पहले तो इन टोटल को जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा 1 2 3 3 2 5, ठीक है, यानी कि 500, और ये आ जाएगा यहाँ पर 50 90 140, यानी कि 720 आ जाएगा। यहाँ पर इनका जो योग है तो टोटल 720 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे
टोटल इनका योग 720 है। और ये टोटल कितना होता है, ये घेरा जो होता है टोटल, ये वर्ग जो होता है ये 360 डिग्री का होता है यहाँ पर, ठीक है। तो 720 का मान जो है वो 360 डिग्री है, 360 डिग्री है 720 का मान, यानी कि एक का मान जो है 1/2 डिग्री है, एक का मान 1/2 डिग्री है। अब सवाल में देखो क्या है, जनवरी और मार्च, जनवरी मार्च में कितना है 150, यानी कि 150 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो कितना बनेगा यहाँ पर, ये बचेगा यहाँ पर 75 आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 75, 75 आ जाएगा किसका, जनवरी और मार्च का। जुलाई सितंबर का कितना है, जुलाई सितंबर का है 170, 170 से करेंगे तो प्लस में ये आ जाएगा यहाँ पर 85, ठीक है, ये आ जाएगा 85। तो इसका संयुक्त कोण कितना हो जाएगा, संयुक्त कोण हो जाएगा इसका 160, ठीक है। अब अगला निकालेंगे अप्रैल, अप्रैल जून और अक्टूबर दिसंबर का। अप्रैल जून का कितना है, अप्रैल जून का यहाँ पर 210, 210 का आधा कितना होगा 105, ठीक है 105। और यहाँ पर अक्टूबर दिसंबर का, अक्टूबर दिसंबर का यह है 190, तो इसका आ जाएगा 95 आ जाएगा, ठीक है 95 आ जाएगा, प्लस का 95, यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ पर 200, टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 200, 160 ये है और 200 ये है, यानी कि इसका संयुक्त कोण इनका संयुक्त कोण निकल चुके हैं। तो अब सवाल में आंसर देखेंगे किस तरह से दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि 80 से कम, 80 से अधिक, 80 से 40 से अधिक, 40 से कम। तो इसका जो कोण है अप्रैल जून दिसंबर द्वारा बनाए गए संयुक्त कोण से 40 कम है, ठीक है, ये 200 है तो 40 कम है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, इसका 40 कम है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के गोले से बनाई जा सकने वाली ऐसी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक का व्यास 4 सेंटीमीटर हो। व्यास कितना होता है, यानी कि त्रिज्या का 2 गुना होता है, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो दूसरी है यहाँ पर जो छोटी वाली है उसकी जो त्रिज्या है इसको हम R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे, उसकी जो बनेगी उसकी बनेगी 2 सेंटीमीटर। गोले, अब में गोले की बात की गई है तो गोले का आयतन कितना होता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें देखना 4/3 पाई आर, आर की घात 3 होता है यहाँ पर, तो 16 की घात 3 आ जाएगा और बटे 2 की घात 3 आ जाएगा, बाकी इधर का तो सब कट ही जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 8 16, 8 की पावर 3 आएगा यहाँ पर, 8 की पावर 3 कितना 8 चौट 512 हो जाएगा यहाँ पर, तो 512 गोली बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें, 2015 से 2020 तक 3 गांवों की जनसंख्या के बारे में दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है। तो सवाल में देखो 27वां सवाल क्या कह रहा है कि 2016 में गांव एक्स की जनसंख्या, ठीक है। तो 2016 में गांव एक्स की जनसंख्या कितनी थी, 2016 ये है और एक्स ये है, तो 30 थी यहाँ पर जनसंख्या 30, यानी कि किस चीज़ में, हज़ार में 30,000 थी यहाँ पर। इसके बाद दिया हुआ है कि वर्ष 2018 में वाई की संख्या, 2018 ये है और वाई कौन सा है इसमें, ये वाला, यानी कि 70 थी यहाँ पर इसकी, 70 थी। इसका कितना प्रतिशत है, बटे 70 करेंगे, गुणा 100 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कट जाएगा सी पर यहाँ से, यानी कि 300/7 निकालेंगे, 300/7 निकालेंगे तो 7 से इसको काटेंगे, 7 चौक 28 आएगा यहाँ पर, 4 यहाँ पर 3 जगह पर दिया हुआ है, यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 2 और 7 दूनी 14, तो 42 का 7 एक ही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा यहाँ पर। इसको कैसे करेंगे, दिए गए वर्षों में गाँव जेड की औसत संख्या ज्ञात करनी, तो जेड कौन सा है, जेड ये है, इसकी औसत संख्या ज्ञात कर लेंगे, ये वाली 70, 60, 70, 70, 78, 90, 100, इसको जोड़ करके 6 से भाग कर देंगे तो इसकी औसत संख्या निकाल लेंगे, ये भी आसान है, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक टेस्ट में 50 विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक 45 है, यदि बाद में यह पाया गया कि उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया था, तो दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया, तो कक्षा के वास्तविक औसत अंक कितने हैं, सवाल में ये पूछा गया है। सवाल में दिया हुआ है कि 50 छात्र हैं और इनका जो औसत है वो 45 है, तो टोटल अंक कितने हैं 50 छात्रों के, इनके 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 2 22, यानी कि 2250 इनके टोटल अंक हैं। इसमें क्या हुआ, 25 अंक को लिखा गया यहाँ पर गलती से 35 के रूप में, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर 30 अंक को 28 के रूप में लिखा गया, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आया, यानी कि 25 लिखना था 35 लिख दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 फालतू लिखा गया है, तो हमें यहाँ 10 घटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ 10 फालतू लिखा गया है तो 10 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 28 यानी कि 30 लिखना था, 28 लिखा है, यानी कि 2 कम लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ में 2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यही जो चीज़ है, यानी कि अब जो एक्चुअल जो नंबर होने चाहिए हमारे
अंक, तो वो कितने चाहिए, यानी कि इसमें से घटा देंगे 2242 होने चाहिए। ठीक है, 2242 इसमें से माइनस काट करके घटा लेंगे, 2242 होने चाहिए और छात्र कितने हैं 45। तो ये एक्चुअल जो होगा हमारा, तो इसकी दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे हम काटेंगे नहीं। जैसे मैंने बताया था पिछले किसी टेस्ट में भी, जैसे 50 है तो 50 को 100 बना लेंगे, 25 को भी 100 बना लेंगे। इस तरह अगर इस तरह की संख्या दी है तो उसको 100 बना लेंगे, उससे आसान हो जाती है कैलकुलेशन करनी। मान लिया 5 से काट भी ले, चलो 5 से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा ही कर दूंगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 चौका 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी कि 44.84 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ भी काटने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, काट भी सकते हैं, काटने में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 5 24 इस तरह काटेंगे, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 277 है, यानी कि क्रमागत है दोनों, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 30वां। इसमें दिया गया है कि यदि इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे, और इसमें दिया हुआ है कि छोटे को x से दर्शाया जाता है, हमने पहले ही मान रखा है, मान लिया हमने यहाँ पर, चलो ये हमारा काम आधा आसान हो गया। अब दिया हुआ है कि निम्नलिखित विकल्प में कौन सा मान सही होगा समीकरण। ठीक है, इनका जो गुणनफल दिया हुआ है तो वो कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है इनका 277। ठीक है, x² प्लस x हो जाएगा, इस x के अंदर गुणा करेंगे बराबर 277 हो जाएगा, 277 अंदर आएगा तो x² प्लस x माइनस 277 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। ऑप्शन देख लेंगे कौन सा सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक, बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिनमें से 53 मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। ये चुनाव वाला सवाल है, इसको कैसे करेंगे। दो उम्मीदवार हैं चुनाव में, जिसमें से 80% लोगों ने अपने मत डाले हैं। हम कह सकते हैं कि 100 लोग उस गांव में थे, मान लें एक गांव में 100 लोग थे, जिसमें से उन्होंने 80 लोगों ने वोट डाला है, बाकी लोगों ने वोट डाला ही नहीं है। अब इसमें से 53 वोट ऐसे थे जो कि अवैध हो गए थे। ठीक है, यानी कि 53 मत इसमें से अवैध हो गए हैं, इसमें से नहीं घटाएंगे क्योंकि ये हमारी मानी हुई है और यहाँ पर ये 53 एक्चुअल मान दिया हुआ है। अब इसमें दिया हुआ है कि विजेता को सूची के सभी मतदाता, सूची के सभी मतदाता कितने हैं, 100 हैं, इसके कितने परसेंट वोट मिले हैं, इसके परसेंट वोट मिले हैं 48, यानी कि 48 वोट मिले हैं किसको, जो विनर है, विनर को मिले हैं 48 वोट। तो भाई हारने वालों को कितने मिले होंगे, हारने वाले को मिले होंगे 80 में से 32 जाएगा, क्योंकि 80 वोट डले हैं ना, 80 में से 48 वोट किसको मिलेंगे, विनर को। तो 32 वोट जो मिलेंगे, तो 32 वोट मिलेंगे लूजर को, यानी कि हारने वाले को मिलेंगे 32 वोट। अब सवाल में दिया हुआ है कि वो 1013 मतों से जीत जाता है, जो वो जीतता है 1013 मतों से जीतता है। यहाँ पर 53 वोट जो है वो अवैध भी थे, तो वो 53 वोट इसमें से घटाने भी पड़ेंगे हम। और इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 3, और ये आ जाएगा यहाँ पर 6, 960 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 960 एक्चुअल में वो 960 मतों से जीता है। ठीक है, 53 वोट अगर ये हमने अवैध घोषित कर दिए हैं, तो यहाँ पर जीत का अंतर कितना है, जीत का अंतर आ जाएगा यहाँ पर 16, यानी कि 16 का मान जो है वो 960 है, एक का मान आ जाएगा 16×96, यानी कि 60 आ जाएगा, एक का मान 60 आ जाएगा यहाँ पर। तो सवाल में पूछा है कि सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी है, 100 से गुणा करेंगे तो 6000 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से। ठीक है, इसके पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, कुछ इस वाले पॉइंट से इस वाले को हटाएंगे, यहाँ पर 2 है तो इस वाले को इससे हटाएंगे, और यहाँ पे भी 2 हैं इसको हटा देंगे। यहाँ पर अब सीधी सीधी संख्या इसमें बच रही है 36 × 48 × 250, बटे में कितना है, बटे में आ जाएगा 12 × 9 और गुणा 5, ये आ जाएगा यहाँ 5 पंजे 25, 50 आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 आ जाएगा, और 12 चौक 48, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी कि यहाँ पर 800 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 घंटे हैं, ये 2 3 4 5 6 7 इनके, और इतने मिनट के बाद बजती हैं, 7:10 पर बजती हैं पहली बार में। तो सवाल बोला है कि अगली बार कब बजेंगी, यानी कि 2 3 4 6 8 9 और 12, यानी कि 12 इनका जो एलसीएम होगा, जो भी एलसीएम होगा इनका, तो अब एलसीएम निकालेंगे पहले, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 8 72, यानी कि 12 से, यानी कि 72 इनका एलसीएम हो जाएगा जब इनका एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 72 यहाँ पर मिनट के बाद, तो 72 मिनट के बाद बजेंगी, अगली बार जब बजेंगी तो 72 मिनट के बाद बजेंगी वे। पहली बार बजी थी वो 7:10 पर, अब बजेंगे 72 मिनट के बाद। 72 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे 12 मिनट के बाद।
यानी कि ये बजेंगी 8:22 पर। अगली बार जो बजेंगी वो 8:22 पर बजेंगी। सुबह का समय चल रहा है तो एम ही आएगा अभी। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक छात्र 5.5 किमी गति से स्कूल जाता है और 4 की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4 सही 3/घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी। मैंने पिछले मॉक में एक बात बताई थी कि इसमें देखो कुल दूरी दी हुई है यहाँ पर, ये कुल समय दिया हुआ है यहाँ पर कि पूरी यात्रा में उसको इतना समय लगता है कुल। तो हम क्या करेंगे इसमें 5.5 यानी कि ऊपर रखेंगे इनकी गुणा स्पीड की। यह होता है स्पीड गुणा स्पीड, पहली स्पीड दूसरी स्पीड, और यहाँ इनका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस कैसा होगा, अगर यहाँ पर ये डेल्टा टी जो है इसमें अगर इसमें कुछ अंतर है, टाइम में कुछ अंतर है तो यहाँ पर अंतर आएगा, और टोटल टाइम दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस आएगा फिर। तो यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर अंतर नहीं है टाइम में। तो 4 चौक 16 3 19, 19/4 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर ये सॉरी इधर आएगा, यहाँ पर ये जो आएगा 19/4 मैंने यहाँ पर रखा भी है, यहाँ पर ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा 19/4, और यहाँ पर बटे में जो आएगा तो बटे में आएगा यहाँ पर इनका योग 5.4, यानी कि दोनों का योग आ जाएगा 9.5 यहाँ पर, ठीक है। अंतर कब आता है, अंतर तब आता है जब यहाँ पर टाइम का डिफरेंस दिया हुआ होता है कि 5 मिनट पहले पहुँच जाता है, 10 मिनट बाद में पहुँचता है, इस तरह से वो टाइम का डिफरेंस होता है। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यहाँ पर 5 से काटेंगे ये 11 बार जाएगा, और 5 से ये काटेंगे 19 बार जाएगा। यहाँ पर 19 से 19 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 11 किलोमीटर, ठीक है। तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर 11 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी ये, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसके इस घर से लेकर स्कूल की जो दूरी है वो 11 किलोमीटर की दूरी है। सवाल में एकदम से देखकर ही आंसर नहीं लगाना है, सवाल में ये पूछा है कि छात्र द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। बहुत से बच्चे 11 आते ही 11 लगा देंगे तुरंत, यहाँ पर तो 11 नहीं करना है। पहले एक बार देखना है कि छात्र द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी है। तो 11 किलोमीटर तो स्कूल की दूरी है, तो तय की गई दूरी जो है वो 11 किलोमीटर और होगी, क्योंकि 11 किलोमीटर स्कूल गया है, फिर स्कूल से भी तो वापस 11 किलोमीटर आया है, तो 22 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी उसकी, जो कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये हल्का सवाल है और बच्चे गलत करते हैं इसको। केतन ने 171 कुर्सियाँ बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। एक सवाल इस तरह का होता है कि 5 जो एसपी हैं, यानी कि 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 एसपी का मूल्य 4 सीपी के बराबर है। तो यहाँ पर लाभ होगा या हानि होगी ये बतानी है। तो यानी कि एसपी का मान यहाँ पर 4 है और सीपी का मान यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर जो होगी 1 रुपये की हानि होगी 5 पर, गुणा 100 हो जाएगा 5 दुनी, यानी कि 20% की उसे हानि होगी। एक सवाल तो इस तरह का होता है, ठीक है। अब इस एक सवाल ये है कि इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इसमें चेंज किया क्या है इन्होंने, चेंज ये क्या है कि केतन ने 171 कुर्सियाँ बेची और उसे 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेंगे 171 कुर्सियाँ उसने बाई यानी कि बेची हैं उसने, और उसको जो लाभ हुआ है तो 95 कुर्सियों के एसपी के बराबर हुआ है। तो यहाँ पे लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, 171 कुर्सियाँ जो बेची हैं तो 171 कुर्सी खरीदी होंगी, उसी पर तो लाभ होगा। 171 में से यहाँ तो घटेगा नहीं, क्योंकि एसपी है सीपी है, इस एसपी को इधर ले जाएंगे हम। 171 सीपी यहाँ पर बचेगा, ये माइनस का है, और इधर से जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 95 में से 95 एसपी में से 171 एसपी घटाएंगे हम, तो ये माइनस का बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे हम यहाँ पर माइनस को। 171 सीपी बराबर कितना बचेगा, 171 में से ये बचेगा 5, और यहाँ पे एक जाएगा 76, ये कितना बचेगा यहाँ पर 171 में से 95 घटाना, ठीक है। तो यहाँ से घटेगा 171, तो यह आ जाएगा यहाँ पर, और 5 ये जुड़ जाएगा यहाँ इसमें। तो यहाँ पर आ जाएगा 171 में से 95 घटाएंगे तो यहाँ पर 76, यहाँ पर 76 आ जाएगा, 76 एसपी, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी का मान कितना है, एसपी का मान यहाँ पर 171 है, और सीपी का मान यहाँ पर 76 है। तो यहाँ पर हमें लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है, इसमें से इसको घटाएंगे तो लाभ हुआ है हमारा यहाँ पर 11 में से 6 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 95 रुपये का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 76 पर, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100, ठीक है। 19 पंजे 95 और 19 चौक 76, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 25 चौक 25 पंजे 125, यानी कि उसे 125% का लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, यदि 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय बताना है। 3210 मीटर की रेलगाड़ी है, वो एक खंभे को 107 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड निकल आएगी, यहाँ पर इसकी स्पीड निकल आएगी ट्रेन की, तो स्पीड आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे इसको। ये 3 बार कट जाएगा यहाँ से, 107 या 321 यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ जाएगी किसकी, ट्रेन की। अब आगे बोला कि रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, उसकी खुद की लंबाई कितनी है 3210 मीटर, और एक अब प्लेटफार्म की लंबाई है 150 मीटर। ठीक है, तो उसको पार करने में उसको कितना समय लगेगा, उसकी चाल है 30। ठीक है, 30 चाल हो जाएगी। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो आ जाएगा तो 3 पंजे 15, 5 यहाँ आएगा, और इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 यानी कि 112 मीटर हो जाएगी, 112 सेकंड हो जाएगा इसका समय। ठीक है, 112 सेकंड काट लेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि 490 में बेचता तो उसे हानि से 4 गुना के बराबर लाभ होता। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। इसके करने के 2 तरीके होते हैं इन सवालों को। पहले हम देखते हैं इसको करते किस तरह से है, उसी तरह से हमें करना है। पहली स्थिति में एसपी कितना था, पहली स्थिति में एसपी 455 रुपये था। दूसरी स्थिति में एसपी 2 कितने था, दूसरी स्थिति में 490 था। तो यहाँ पर उसको बेचा था 490 में, पहले में बेचा था 455 में। तो यहाँ पर उसको लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रही थी। यहाँ पर हानि हो रही थी और यहाँ पर लाभ हो रहा था। लाभ कितना हो रहा था, लाभ हो रहा था उसको 4 गुना किससे, होने वाली हानि से। हानि माइनस में लिखते हैं और लाभ को यहाँ पर प्लस में लिखते हैं। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 35 का, यहाँ पर 35 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, क्योंकि एक माइनस में है ना यहाँ पर, तो ये 5 का डिफरेंस है। तो 5 का मान 35 के बराबर है, 5 का मान 35 के बराबर है, तो ये कितना गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है। तो हानि भी उतनी ही गुना हो जाएगी, यानी कि 7 रुपये की होती एक्चुअल में हानि उसको, और लाभ होता उसे 28 रुपये का एक्चुअल में। ठीक है, जो हमने माना था। अब क्या करेंगे, अगर 455 रुपये का उसको लाभ हो रहा था और हानि माइनस का 7 रुपये की हो रही थी, तो यहाँ पर सीपी कितना होना चाहिए, तो सीपी होना चाहिए यहाँ से 455 प्लस 7 यानी कि 462 रुपये। ठीक है, 462 रुपये। इधर से ना हो सकता तो इधर से कर लेंगे। 490 रुपये का यहाँ पर एसपी था और 28 रुपये की यहाँ पर लाभ हो रहा, तो सीपी कितना होना चाहिए, 490 में से 28 घटाएंगे तो सीपी 462 आएगा, यानी कि दोनों स्थिति में सीपी बराबर है। सीपी तो बराबर था ही हमारा 462 रुपये, क्योंकि सीपी एक ही था हमारा यहाँ पर। ठीक है, 462 रुपये उसका सीपी आ जाएगा। एक तरीका इसका ये बता रहा हूँ मैं करने का। अगर सीपी 462 रुपये है और उसको हमने बेचना है 25% के लाभ पर, यानी कि 25 चौका 100 यानी कि 5/4। 4 से इसको काटेंगे या 5 से इसकी गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, और ये आ जाएगा 31, 5 चौक 20 और 3 23 से जब इनको 4 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 यानी कि 577.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा। एक तरीका यह है। एक तरीका इसका बेसिक है करने का। बेसिक क्या है, मान लेंगे कि सीपी जो है वो x रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर 455 रुपये में उसको बेचा जा रहा है पहली स्थिति में, एसपी 455 रुपये। तो यहाँ पर हानि हो रही है उसको, तो हानि कब होगी, जब 455 में से हम सीपी को नहीं, जब हम सीपी में से इसको एसपी को घटाएंगे तभी हमारी हानि होगी। 455 रुपये ये हानि है यहाँ पर, और एक स्थिति में उसको लाभ हो रहा था 490 रुपये में बेचने पर। तो लाभ कब होगा, जब 490 में से हम सीपी को घटाएंगे, एक्स को घटाएंगे। तो ये जो लाभ हो रहा था ये हानि का 4 गुना हो रहा था। यही तो बात बोलिए, 4 से इसके अंदर गुणा करेंगे 4x, उसकी गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 चौक 16 और 2 1820 बराबर 490 माइनस का x आ जाएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम इस x को इधर ले जाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 490 प्लस का 1820। ठीक है, इनको जोड़ के 5 से भाग कर लेंगे, या दूसरा तरीका 5 से इसको काट लेंगे। इस तरह से x का मान आ जाएगा यहाँ पर 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 98 और 5 दिया 15, बचेगा 3, 5 छः 30, 5 चौक 20, 362 को और 98 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 462 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सीपी का जो मान है, एक्स को हमने सीपी माना था तो सीपी का मान जो है 462 है। तो वही अब हम यहाँ पर इसको कितने में जोड़ेंगे, यानी कि 5% के लाभ पर, यानी कि 5/4 पर बेचेंगे तो कितना आएगा, 577.5 आएगा। तो दोनों तरीके हैं इसको करने के, हालांकि दोनों तरीके सेम है, किसी से भी कर सकते हैं, कोई आफत आने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 38वां कि एक निश्चित धनराशि को 4 वर्षों में इतनी होती है और 7 वर्षों में इतनी हो जाती है। यानी कि कोई धनराशि है P,
ये ठीक है, ये 4 वर्षों में हो जाती है 10,290, 4 वर्षों में हो रही है यहाँ पर ये। उसके बाद ये 7 वर्षों में हो जाती है 15,360 रुपये। 7 वर्षों में हो रही है 15,360 रुपये। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है टाइम में 3 का, यानी कि 3 साल में कितनी गुनी हो रही है? 3 साल में कितनी गुनी हो जाएगी? 15,360 बटे 10,290। पॉइंट कट जाएगा, जीरो कट जाएगा ये। अब जीरो कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 से काटेंगे इसको, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9। यानी कि 3 साल में जो गुना हो रही है ये 512 बटे 343 गुना हो रही है। 1 साल में कितनी गुनी होगी? तो 1 साल में होगी, इसका घन ले लेंगे, ये आ जाएगा 8 का घन और ये आ जाएगा 7 का घन। 1 साल में ये इतनी गुनी हो रही थी। तो 1 साल में जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ से 7 रुपये की अगर हमारे पास क्या है धनराशि है तो 1 रुपये का लाभ है, गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। कितना हो जाएगा? 100 बटे 7% आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर दिए नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार हम कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। पिरामिड जो है किसी कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। पिरामिड 6 घंटे में कर सकता है और ऋषि उस कार्य को 28 घंटे में, जो ऋषि है उस कार्य को 28 घंटे में कर सकता है और सान की सहायता से भी 4 घंटे में कर लेते हैं। अगर सान भी करें इनके साथ में काम तो PR + S, तो ये कितने में? 4 घंटे में कर लेते हैं उस काम को। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है यहाँ पर? एलसीएम 28। एलसीएम 28 नहीं आएगा। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 28 रखेंगे और 28 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 कब कटेगा? जब यहाँ पर 3 रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काटेंगे जब 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 14 यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 3 और 4 7 4 7 21 आ जाएगा यहाँ पर। इन तीनों की 21 है, 14 और 3 17 है, यानी कि P की और R की 17 है। तो यहाँ पर S की जो बनेगी वो 4 बनेगी। S की 4 यूनिट बची। सवाल बोला कि सान अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगा, यानी कि 28 गुणा 3 ये टोटल काम है और सान की एफिशिएंसी है 4, 4 7 28, यानी कि 21 घंटे में कर लेगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, आखिरी क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आ गया यहाँ पर हमारा। अब आखिरी क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे? इसमें 2 बैंक है। इस तरह का सवाल पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिया है। एक की 3.5% है, दूसरे की 4% है, यानी कि 2 बैंक हैं A और B, ये अलग अलग ऋण देते हैं। पहला देता है 3%, 2 साल, ये टाइम कितना है? 4 साल का है दोनों में, और दूसरा देता है 6% 4 साल के लिए, गुणा 4 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना डिफरेंस है? 4 तो ऑलरेडी कॉमन ही रहेगा इसमें। 6 में से 3.5 जाएगा तो 2.5 बचेगा। ठीक है, 2.5 बचेगा और 2.5 गुणा 4 कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, यानी कि यह आ जाएगा 10, यानी कि ये जो डिफरेंस है इनका 10 है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 100 का मान कितना था हमारा? 100 का मान 100 रुपये हमारे यहाँ धनराशि है और 10 रुपये का यहाँ पर ब्याज है। इनका डिफरेंस, ब्याज का डिफरेंस। 100 का मान यहाँ पर 38,000, 3,80,000 है। 2 सिफर कट जाएंगे तो 1 का मान 3800 बचेगा। 1 का मान यहाँ पर 3800 बचेगा। हमें डिफरेंस याद करना है तो डिफरेंस है हमारा 10 से गुणा कर देंगे तो 38,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे।